चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग शेल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि चार्जेस इंड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है, कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस कैसे होते हैं। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हम सेंटर पे एक चार्ज रख दे प्लस क्यू। ठीक है, ये कंडक्टर है विद इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। ठीक है, ये मटेरियल था। तो क्वेश्चन था कि अगर हम सेंटर पे चार्ज रख दे प्लस क्यू तो चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे। तो हमने देखा था कि इस पे हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, बताया था। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखें अगर इसके बाद, तो अब ध्यान से एक चीज देखना कि सपोज यही सेम क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास विद इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, ये बीच में मटेरियल आपका। तो चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे हमने देखा था, गॉसियन सरफेस हमने लिया था, है ना। तो गॉसियन सरफेस जब हमने लिया था तो जस्ट आउटसाइड हमने गॉसियन लिया था, तो हमने देखा था कि क्योंकि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो नेट एनक्लोज चार्ज भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो उससे हमने देखा था यहाँ पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल है आपका। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखें तो हमने शायद ये सब भी कर लिए थे, बी पॉइंट पे फील्ड, सी पॉइंट पे फील्ड, ए पॉइंट अंदर का उस पे फील्ड, ये सब हम कर चुके थे। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखना है, कंसेप्ट आएगा, जरूरत पड़ती नहीं है पर पता होना चाहिए कि सपोज ये बाहर का कोई पॉइंट है सी। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस आर। तो सी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो लिखो किस किस की वजह से होगी। सबसे पहले तो कैपिटल क्यू की वजह से, दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। फिर होगी माइनस क्यू की वजह से, दैट विल बी माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर। और फिर होगी कैपिटल क्यू की वजह से, दैट विल बी प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर। पढ़ चुके हैं क्या, है दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। तो आपने एक चीज ध्यान से अगर देखें, ठीक है, वो क्या है कि सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये जो प्लस क्यू हमने पॉइंट चार्ज रखा, और इसकी वजह से जो इनर शेल पे, ये इनर सरफेस पे, इस पे ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ, इन दोनों की वजह से जब भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए, वो हमेशा कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ध्यान से आप देखें, बी पॉइंट पे भी देखो। सो बी मान लो आर डिस्टेंस दूर पे है, तो इसकी वजह से फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर होगी क्या, वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो उस प्लस क्यू की वजह से जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, ठीक है, और उसकी वजह से आउटर पे भी होगा प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंडक्टर न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है आपका कि ये कंडक्टर है, अंदर आपने चार्ज रख दिया प्लस क्यू और बाहर वाले को भी आपने चार्ज दिया प्लस टू क्यू। अब बताओ चार्जेस कैसे आएंगे, अभी भी सेम कंसेप्ट है। बाहर जस्ट बार गॉसियन सरफेस लोगे तो अंदर नेट एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, तो ये प्लस क्यू, तो इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। ठीक, अब ओवरऑल कंडक्टर पे चार्ज कितना है, प्लस टू क्यू, पर माइनस क्यू तो यहाँ पे आ गया, तो अपने आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, तो एकदम बाहर वाले सरफेस पे चार्ज टोटल हो जाएगा थ्री क्यू, अंदर वाले पे हो जाएगा माइनस क्यू। तो नेट देखोगे तो थ्री क्यू माइनस क्यू टू क्यू, नेट वही होना चाहिए जो पहले था आपका। ठीक है, चार्जेस इंड्यूस तो कर ही लोगे, आसान है बिल्कुल। अच्छा, तो अब एक चीज ध्यान से अगर आप देखो, तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए जो पॉइंट चार्ज हमने प्लेस किया था, ठीक, और उसकी वजह से जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, उन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी आएगी, जीरो। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज and
induced charges on the inner surface, inner पता है ना सबको, induced charges on the inner surface is always जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से और ये जो चार्जेस इनर सरफेस पे इंड्यूस हुए इनकी वजह से हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। चाहे आप बी पॉइंट को देखो चाहे आप सी पॉइंट को देखो, ठीक है। तो इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका मतलब उल्टा भी एकदम सही है, मतलब इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के किसी भी पॉइंट पे कितनी है, जीरो हमेशा। तो उल्टा भी सही है, मतलब कि अगर मैं सी पे कोई चार्ज रख देता हूं, छोटा क्यू या बड़ा क्यू कुछ भी, ठीक, तो क्या इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सटर्नल, ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्ज की वजह से कोई फील्ड आएगी, ठीक। तो उस फील्ड का इफेक्ट किसके ऊपर होगा, उस फील्ड का इफेक्ट होगा सिर्फ जो आउटर सरफेस पे चार्ज है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। ये जो पॉइंट चार्ज हमने अंदर प्लेस कर दिया इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं तो हमको पता है उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस होंगे ऑन द इनर सरफेस एज वेल एज ऑन द आउटर सरफेस। कैसे इंड्यूस होंगे, लास्ट लेक्चर मैंने अच्छे से बताया था। इनर सरफेस पे नेगेटिव में इंड्यूस हो जाएगा, अगर उल्टा रखा है, इधर नेगेटिव रखा है तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव तो ऑब्वियसली इधर किसमें, नेगेटिव। बीच में कहीं नहीं आएगा क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो नहीं बचेगी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं किसी भी कंडक्टर में एक पॉइंट चार्ज प्लेस करता हूं तो उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस होते हैं ऑन द इनर सरफेस एज वेल एज ऑन द आउटर सरफेस, बराबर है यहां तक। अब जब तुम ध्यान से देखोगे किसी भी पॉइंट को इस R1 रेडियस के रीजन से बाहर, बी सी या डी कहीं भी ले लो, तो इन दोनों की वजह से, किन दोनों की वजह से, पॉइंट चार्ज और जो इंड्यूस चार्जेस आए इनर सरफेस पे, उन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आएगी, हमेशा कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। मतलब कि बाहर के किसी भी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस का कोई भी नेट इफेक्ट नहीं है, बाहर के किसी भी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस का कोई भी नेट इफेक्ट नहीं है। नेट इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। सिर्फ किसकी वजह से होगी, ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज आया, देखो ना ध्यान से, सिर्फ कितना आया, के क्यू बाय आर, इसकी वजह से जो आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट चार्ज जो हमने प्लेस किया था कंडक्टर के अंदर और उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्जेस आए इनर सरफेस पे, उन दोनों की वजह से कभी भी बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, सिर्फ किसकी वजह से आती है, जो आउटर सरफेस पे चार्ज है। यहां तक सही है। तो वाइसे वर्सा भी ट्रू है, मतलब इन दोनों का तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं है सी के ऊपर, सिर्फ बाहर वाले का इफेक्ट है, ठीक। तो उल्टा भी ट्रू है कि अगर मैं किसी सी पॉइंट पे चार्ज रख देता हूं स्मॉल क्यू, तो उसकी वजह से क्या एक फील्ड आएगी, मतलब आपने क्या क्रिएट कर दी, एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर दी, ठीक। तो उस एक्सटर्नल फील्ड में जब मैं इस कंडक्टर को रखूंगा तो सिर्फ आउटर सरफेस पे जो चार्ज है सिर्फ वो इफेक्ट होगा और ये वाला चार्ज इफेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब ये जो पॉइंट चार्ज हमने कंडक्टर में प्लेस किया ये किसी भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ है, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इंस्ट्रूमेंट्स में इसको यूज किया जाता है जब भी हमें किसी चार्ज को बचाना होता है। तो हम किसी भी चार्ज को बचाना चाहते हैं तो क्या करें, उसको कंडक्टर के अंदर अगर हम प्लेस कर दे, ठीक है, तब भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर से प्रोवाइड करते हैं तब भी उस पॉइंट चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके, बस पता होना चाहिए कि whenever we place a point charge inside a conductor then there is no effect of any external field on this point charge। सिर्फ इफेक्ट किस पे होगा, जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। इनर सरफेस पे जो चार्ज है और जो पॉइंट चार्ज है दोनों मिला के हमेशा क्या कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है समझ में आ गया, लिख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये लिखने के बाद लिख लेना whenever a point charge is placed inside a conductor, whenever a point charge is placed inside a conductor there is no effect of external field on this point charge, there is no effect of external field on this point charge, ठीक है।
hence this point charge remains unaffected by any external field. This process is called electrostatic shielding. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलो, अब दो तीन चीजें कंसेप्चुअल जो पूछी जा चुकी हैं स्पेशली एडवांस में, वो क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज ये कंडक्टर है हैविंग इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज यहां रखता हूं प्लस क्यू, सेंटर पे नहीं रखा मैंने, यहां पे रखा प्लस क्यू, ठीक है। तो सवाल है, ये मटेरियल है यहाँ पे, सवाल है चार्जेस इंड्यूस कैसे होंगे? पता ही है सबको, ऑब्वियस सी बात है, प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। कैसे इंड्यूस हुआ पता है ना सबको, कैसे हुआ? जस्ट बाहर गॉसियन लोगे तो अंदर एनक्लोज चार्ज जीरो आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस पे जीरो होगी, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर है, सिखाया था सब। और ये अपने आप कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। ठीक, सवाल क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करो, ठीक है। कैसी होंगी? सब अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसी होंगी। सही है? ऐसी क्यों होंगी, समझ में आ रहा है? क्यों? प्लस क्यू से बाहर निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक। और कैसी टर्मिनेट होंगी? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पूरा रीजन क्या इक्विपोटेंशियल होगा, बिल्कुल पढ़ चुके हैं आप बहुत बार, ठीक। अंदर मटेरियल के अंदर कोई फील्ड होगी क्या? नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होंगी तुम्हारी, ठीक है। और कहाँ होंगी? फिर पॉजिटिव से निकलेंगी, बताया था ये सब। पॉजिटिव है तो इसलिए बाहर निकल रही हैं तुम्हारी, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका किसका? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। अच्छा, इसी में सेम क्वेश्चन में कंडक्टर है R1 इनर रेडियस और R2 आउटर रेडियस। सेम क्वेश्चन में अगर हम चार्ज एकदम सेंटर पे रख दे, अब कैसा होगा बोलो? सोचो सोचो, अब बिल्कुल सही, अब आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी, अभी भी ओरिजिनेट होंगी पर अब आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। और फिर बाहर से फिर से वैसे, ठीक। अच्छा, अब एक दो कंसेप्चुअल और पूछता है स्पेशली एडवांस में। ये फिर से एक कंडक्टर है, ये मटेरियल मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, कंडक्टर मैंने बोल दिया है तो देख लेना, ठीक है। विद इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2, यहाँ पे एकदम चार्ज रखा है सेंटर पे प्लस क्यू। अच्छा, चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं पता है आपको? इनर पे माइनस क्यू और आउटर पे प्लस क्यू, क्योंकि ओवरऑल कंडक्टर न्यूट्रल है। मेरा सवाल क्या है कि ये जो माइनस क्यू इनर पे आया, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा? और जो प्लस क्यू बाहर वाले पे आया, वो यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा? ठीक है, सोचो और बताओ। ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे प्लेस किया है, इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से आपका जो चार्ज वो है, प्लस क्यू की वजह से जो आपका चार्ज माइनस क्यू इनर सरफेस पे आएगा, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली होगा? ये दोनों समझ में आ गए? बिल्कुल आसान है। ये प्लस क्यू सेंटर पे नहीं है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सीधी नहीं आएंगी। सीधी कब आएंगी? जब आपका एकदम सेंटर पे होगा, और फिर उसके बाद ये तो ऐसा आएगा ही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपका। बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि बीच में मटेरियल है और मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी? जीरो। ये सब आना चाहिए, ठीक है। वो वाला देख के बताओ मुझे फटाफट। प्लस क्यू हमने जस्ट सेंटर पे रखा है, तो माइनस क्यू जो इनर पे इंड्यूस होगा और प्लस क्यू जो आउटर पे इंड्यूस होगा, वो कैसे इंड्यूस होगा? और सेम सिचुएशन, ये मैं चार डायग्राम बना रहा हूँ, चारों का सोचो और बताओ। मैं एक साथ बताऊंगा सबका आंसर। R1 R2 ये आपका मटेरियल है, ठीक है। अब मैंने प्लस क्यू सेंटर पे ना रख के यहाँ पे रखा, अभी भी ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और आउटर पे प्लस क्यू इंड्यूस होगा। अभी कैसे इंड्यूस होंगे? इनर पे नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली? आउटर पे कैसा? ठीक। दूसरा ये मैंने आर्बिट्रेरी रख दिया,
ठीक है, अब बताओ कैसा इंड्यूस होगा, कर लोगे सोल्व? चलो देखो अब ध्यान से, क्योंकि इन दोनों की वजह से बाहर के हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए, चाहे वो यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं भी हो, हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए? जीरो। तो सोचो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैंसिल करेगा जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जस्ट सेंटर पे रखा है तो ये माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो दोनों की मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। ठीक है, अच्छा बाहर वाले पे कैसा होगा? बाहर वाले पे तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा बाहर वाले का ध्यान देना, बाहर वाले पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा ये रूल फॉलो करेगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बाहर वाला देखो ध्यान से, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये जो प्लस क्यू है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस केस में सोच के बताओ, इस प्लस क्यू की वजह से ऑब्वियसली माइनस क्यू आने वाला है और इस पे प्लस क्यू आने वाला है। ठीक है, अब ये जो माइनस क्यू इनर पे आया ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? सोच के देखो, मैं यूनिफॉर्मली करता हूं, चलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे पे यूनिफॉर्म माइनस 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 आया है। अब एक पॉइंट लो बाहर का सी, सुनना बहुत ध्यान से, तो इस सी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस माइनस क्यू की वजह से, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इस माइनस क्यू की वजह से बोलो माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस स्मॉल आर बराबर, और डिस्टेंस कहां से होगा तुम्हारा? सेंटर से। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर किसी भी कंडक्टर पे यूनिफॉर्म चार्ज Q है तो उसकी वजह से फील्ड क्या होती है पता है मुझे। ठीक है, इसकी वजह से बोलो दैट विल बी प्लस के क्यू बाय आर, नहीं होगा क्योंकि आर सेंटर से है तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, R1 या R2 जो भी मानना है, आर डैश, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो पर मेरे को पता है सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी ही चाहिए, क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे चार्जेस ऐसे इंड्यूस होते हैं ताकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रही है और इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फील्ड आ रही है बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए, वो हमेशा कितनी होगी आपकी? जीरो। ये मैं बता चुका हूं अभी अभी। तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस पे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा, समझ में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, ये इंड्यूस चार्जेस जो आए हैं माइनस क्यू इनर सरफेस पे, इसकी वजह से फील्ड अब बैलेंस कर लेगी इसकी फील्ड को। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो अपने आप हो जाएंगे, वो तुमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो अपने आप कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होते हैं ताकि बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, इफ यू प्लेस the point charge at the center, then the charges induced on the inner surface will be uniform. ठीक है, but if you place point charge not at the center, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर, then the charges induced on the inner surface will be non uniform. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि यूनिफॉर्म होने से इसकी वजह से फील्ड आएगी माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, और इसकी वजह से आएगी प्लस के क्यू बाय आर डैश, वो आर के इक्वल नहीं होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ हमारा कंसेप्ट ही एकदम गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? और इस केस में बाहर वाले पे वो तो हमेशा क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा मतलब ऐसे केसेस में क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है आपका। अच्छा इसमें बोलो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। अच्छा ये माइनस क्यू कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? बाहर के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? जीरो, और ये एकदम सेंटर पे रखा है तो ऑब्वियसली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर से कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे की फील्ड को। इस पे कैसा होगा इस बार? इस पे होगा इस बार नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों ऐसा? देखो ध्यान पे, हर जगह रेडियस और कर्वेचर अलग अलग है और ये सिखाया था आप लोगों को, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर कंसेप्चुअल कभी आ जाए कर लोगे ऐसा? चलो अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, और उसमें पहले एक चीज करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो मैंने अभी करने को मना किया था तो आज वो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंसेप्ट ऑफ टचिंग ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इसको आपको मिलेंगे इसके, या टचिंग, या एक चीज और बोलेगा आपको, कंडक्टिंग वायर से अगर वो कनेक्ट हो।
तो क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। दो मेथड मैं बताऊंगा सोल्व करने के, दो क्या वो एक ही मेथड है, ठीक है, जो अच्छा लगे। ठीक है, मतलब क्या है ध्यान से सुनना, मतलब कुछ ऐसा है, अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है ऑफ रेडियस आर, ठीक है, हैविंग चार्ज सपोज प्लस क्यू, और ये हमारे पास कोई कंडक्टर है ऑफ रेडियस आर बाय 2 एंड हैविंग चार्ज सपोज 2q। ठीक, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया एक कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, अब जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो चार्जेस फ्लो होंगे ऑब्वियसली। तो वही कंसेप्ट है कि कैसे फ्लो होंगे, किधर से किधर फ्लो होंगे और कब तक फ्लो होंगे और कितना फ्लो होगा। ठीक है, सो whenever two spheres are connected by a conducting wire या whenever two spheres are touched with each other, ठीक है, और then separated, मतलब देखो ध्यान से, एक स्फीयर था जिसका रेडियस मान लो r और जिस पे चार्ज था q, और दूसरा एक अनचार्ज स्फीयर था, अनचार्ज कोई चार्ज नहीं था उस पे। अब उस अनचार्ज को तुमने इसके कांटेक्ट में लेके आए, टच करवाया और उसके बाद अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू मेथड ऑफ कंडक्शन दोनों पे चार्जेस चेंज हो जाएंगे। ये अनचार्ज था, इस पे कुछ आएगा, इस पे क्यू चार्ज था, इस पे चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, फाइनल चार्जेस क्या होंगे, कंसेप्ट क्या यूज होता है वो, तो दोनों एक ही बात है। या तो दो स्फीयर्स को आप टच करवा के अलग कर रहे हो तब भी चार्जेस फ्लो करेंगे, कहां से कहां वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, या दो स्फीयर्स को आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तब भी आपके चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनना, चार्जेस will flow from a body having higher potential to a body having lower पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी पे चार्जेस फ्लो करेंगे कब, जब आप दो बॉडीज को आपस में टच करवाएंगे या आपस में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ चार्जेस फ्लो होंगे। ठीक है, कब तक होंगे ऐसे, ध्यान से सुनना, ये तो क्या होंगे, किस में से किस में होंगे वो, ठीक, कब तक होंगे, टिल, आधों को क्या लगता है, आधे बच्चों को लगता है चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों के चार्जेस सेम नहीं हो जाते। नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बिल्कुल गलत है। दोनों के चार्जेस सेम नहीं होंगे। ठीक है, चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक टिल द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। चार्जेस, पहली बात तो फ्लो कहां से कहां करेंगे ये ध्यान दो, हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ। दूसरी बात ये ध्यान दो, कब तक फ्लो करेंगे, वो तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। तो यही कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन में आपको यही लगाना है, चाहे आप दो स्फीयर्स को टच करवाएं, चाहे आप दो स्फीयर्स को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाएं। ठीक है, तो चार्जेस बिल्कुल फ्लो होंगे। ठीक है, और हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी, पोटेंशियल चेक करना आता है सबको, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय उसकी खुद की रेडियस, पता है ना ये, हाँ, ठीक, अच्छा। अब एक चीज ध्यान देना, बहुत बार आज के न्यूमेरिकल्स में लगभग आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल का मतलब क्या, आधे लोग बोलते हैं सर स्फीयर के पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्फीयर के पोटेंशियल का मतलब है उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, ये निकालना होता है तुमको हमेशा। सो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये यूज होगा आज बहुत ज्यादा, अभी अर्थिंग पढ़ेंगे हम लोग तो अर्थिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो उसमें अर्थिंग में क्या यूज होगा, आपको तीन चार शेल्स दी होंगी, ए बी सी, शेल्स पता है ना, कंडक्टिंग शेल्स। तो आपको बोलेगा शेल ए का पोटेंशियल बताओ, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, शेल का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो किसी भी शेल का पोटेंशियल का मतलब होता है उस शेल के सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप लो, वो इक्वी पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस, जितने भी चार्जेस सिस्टम में होंगे।
ठीक है, ध्यान देना ये बात। तो किसी भी स्फीयर का, किसी भी शेल का चार्ज लिखने का मतलब होता है कि आप उस शेल के सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। अच्छा, अब इनिशियल चार्ज देखते हैं। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बॉडी बी। तो बॉडी ए का इनिशियल चार्ज, सॉरी पोटेंशियल, इनिशियल चार्ज नहीं पोटेंशियल, बॉडी ए पे इनिशियल पोटेंशियल बोलो, के चार्ज बाय रेडियस। बॉडी बी का इनिशियल के चार्ज बाय रेडियस, दैट विल बी 4k⁴ बाय आर। किस पे इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा था, ए पे या बी पे? ऑब्वियसली बी पे। ठीक है, बी पे था 4k⁴ बाय आर, ए पे था k³ बाय आर। तो चार्जेस कहां से कहां फ्लो होंगे बोलो, हाई पोटेंशियल बॉडी से लो, सो बी टू ए। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन कैसे करना है, एकदम आसान। मान लो यहां से यहां कितना चार्ज गया, Q। ठीक, अच्छा, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, 2Q माइनस Q। क्वेश्चन वही आता है कि कितना चार्ज गया बताओ, और इस पे कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। ये लिख लिया सबने? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरा। तो चार्जेस पहली बात तो कहां से कहां फ्लो होंगे, हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो। चार्जेस सेम नहीं, पोटेंशियल सेम। तो कहां से कहां हुआ मैंने चेक कर लिया, बी से ए की तरफ गए, तो मान लो Q चार्ज गया। ठीक, इसका मैं एक मेथड और बताऊंगा। Q चार्ज गया तो इस पे टोटल चार्ज हो गया 2Q माइनस Q। ओरिजिनल 2Q था, Q चार्ज चला गया, 2Q माइनस Q। और Q इसके पास गया तो कैपिटल Q प्लस Q हो गया। ठीक, अब बताओ क्या दोनों के फाइनल पोटेंशियल सेम होने चाहिए? करो फाइनल पोटेंशियल सेम। सो K Q प्लस Q बाय R, ये होगा फाइनल पोटेंशियल ऑफ A, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल ऑफ B विल बी K 2Q माइनस Q बाय R बाय 2। देखो सही है क्या? बिल्कुल। आर आर के Q प्लस Q इज इक्वल टू 4Q माइनस 2Q। सो 3Q इज इक्वल टू 3Q। सो Q विल बी Q। आधो का आ भी गए हो गए, मतलब इसमें से कितना चार्ज चला गया, Q। तो फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इस पे चार्ज बचा Q, 2Q था, Q चला गया, और इस पे कितना 2Q, बड़ा बन गया वो थोड़ा छोटा है R/2 रेडियस का, और ये थोड़ा बड़ा है R रेडियस का। तो इस पे 2Q और उस पे Q। अब चेक कर लो, चेक करो इसका फाइनल पोटेंशियल K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय रेडियस, तो मतलब 2k³ बाय R। और इसका फाइनल पोटेंशियल K इंटू Q डिवाइडेड बाय R/2, वो भी 2k³ बाय R। समझ में आ गया? सो कंसेप्ट क्या है, बेसिकली कंसेप्ट इज द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल बॉडी टू अ लो पोटेंशियल बॉडी। कब तक? टिल द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम इक्वल। और कब होगा ये? जब आप दो को टच करवाओगे या दो को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाओगे। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो टोटल चार्ज कितना है इनिशियल सिस्टम का, सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, क्या 3Q, Q इस पे 2Q इस पे, अरे है। अच्छा, अब मान लो फाइनली इस पे चार्ज हो गया कुछ Q1, ठीक, और इस पे चार्ज हो गया कुछ Q2। दोनों को वायर से कनेक्ट करवाया हुआ है, मैं बस ये बना रहा हूं। अच्छा, अब फाइनली होना क्या वाला है, क्या दोनों पे चार्जेस सेम होने वाले हैं? तो क्या होगा बोलो, KQ1 बाय R। चार्जेस सेम नहीं, मैं बार बार चार्जेस बोल रहा हूँ, गलती होगी। फाइनली होने क्या वाला है, दोनों पे पोटेंशियल सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे पोटेंशियल फाइनल बोलो K इंटू Q1 बाय R। Q1 मैंने क्या माना है उस पे, फाइनल चार्ज, दैट शुड बी इक्वल टू B का फाइनल पोटेंशियल K इंटू Q2 बाय R बाय 2। KR Q1 कितना आया बोलो, 2Q2। सेकंड मेथड है सोल्व करने का, बात एक ही है, वो वही मेथड ही है लगभग। अच्छा, तो फाइनल चार्ज सिस्टम का बोलो कितना होगा, सिस्टम का फाइनल चार्ज, क्या दैट विल बी Q1 प्लस Q2। ऑब्वियसली इस पे Q1 माना, उस पे Q2 माना। Q1 कितना आया, 2Q2, 2Q2 प्लस Q2 3Q2। देखो यहां तक सही है। अब आपने लेक्चर 1 में एक चीज पढ़ी होगी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो ए और बी एक सिस्टम है, तो जितना इनिशियल चार्ज होगा इन पे, क्या उतना ही फाइनल होगा। दोनों पे इंडिविजुअली चेंज होगा, पर सिस्टम पे ओवरऑल जो नेट चार्ज दोनों पे मिला के होगा वो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली कितना चार्ज था सिस्टम का, 3Q। फाइनली कितना है, 3Q2। तो क्या होना चाहिए, 3Q शुड बी इक्वल टू 3Q2। क्या 3 से 3 गायब, सो Q2 शुड बी Q। Q2 मतलब फाइनल चार्ज ऑन B,
तो बी पे फाइनल चार्ज आएगा कैपिटल क्यू और ए पे आएगा डबल, दैट इज 2Q। वही आया था हमारा, समझ में आ गया। तो कंसेप्ट क्या है बेसिकली कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, ठीक है। अच्छा, अब एक बुक में, बहुत बुक में आपको ऐसा सीधा रट्टा मरवाया होगा कि ये याद कर लो सीधा। कैसे? सपोज ये एक स्फीयर है, वैसे ये यूज होगा लगभग 60-70% क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा। ये एक स्फीयर है विद रेडियस आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू। ये एक और स्फीयर है ऑफ सेम रेडियस आर बट इट वाज इनिशियली न्यूट्रल। ठीक, ये आपको बहुत क्वेश्चंस में मिल जाएगा। अब दोनों को हमने टच करवाया, ठीक। तो क्वेश्चन है आफ्टर टचिंग, और फिर उसके बाद हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज कितने कितने होंगे? ठीक है, ए बी नाम दे देते हैं। दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज, क्या इस पे क्यू ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, चेंज होगा। क्या वो न्यूट्रल रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो भी चेंज होगा। ठीक है, कितना होगा? तो आंसर आएगा Q/2 इस पे और Q/2 इस पे। चार्जेस आधे हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्या है रट्टा मारना? नहीं, कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट एक ही है, टच करवाओ या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कराओ, फाइनल पोटेंशियल सेम होने वाला है, ठीक। तो मेथड करो। इनिशियल चार्ज सिस्टम का बोलो, बोलो। Q+0 Q। फाइनल बोलो। मान लो इस पे Q1 हो गया और इस पे Q2, तो फाइनल हो गया Q1+Q2। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जब दोनों की रेडियस सेम है तो फाइनल पोटेंशियल जब सेम करोगे, सो KQ1/R दैट शुड बी इक्वल टू KQ2/R। सो Q1 Q2 तो सेम ही हो गए, है ना। तो Q1 Q2 जब सेम हो गए तो फाइनल चार्ज कितना होगा? 2Q1 या 2Q2, और वो इक्वल होगा इनिशियल चार्ज के, क्योंकि सिस्टम का चार्ज कभी भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, सिस्टम पे चार्ज वही रहेगा जो इनिशियली था। तो क्या सोल्व हो के आपका Q1 और Q2 सेम आएंगे, और कितने आएंगे? कैपिटल Q/2। समझ में आ गया सबको? अच्छा, और अगर इसी को हम ऐसा करें, ये हमने 3Q इस पे चार्ज था रेडियस R, और ये भी रेडियस R, और इस पे था -Q। ये सब काम आएंगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में। अब बताओ टच करके अलग करने के बाद चार्जेस, ठीक। तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी दो की रेडियस सेम होगी, दोनों जो आपस में टच करवाए आप, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो फाइनल चार्जेस विल बी इनिशियल चार्जेस का जो सम होगा डिवाइडेड बाय 2। वही तो हुआ, इनिशियल चार्जेस का सम कितना है? Q डिवाइडेड बाय 2, तो Q/2 इस पे, Q/2 इस पे, ठीक। सिमिलरली इसमें भी वही 3Q - Q 2Q। माइनस साइन ध्यान देना, आधे लोग क्या करते हैं 3Q + Q कर देते हैं, नहीं, साइन के साथ 3Q - Q 2Q डिवाइडेड बाय 2, 2Q/2 Q, 3Q - Q, 3Q - Q डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी Q, और इस पे भी Q। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है आपकी? सेम। तो अगर दो कंडक्टर्स हैविंग सेम रेडियस उनको आपस में टच करते हो तो फाइनल चार्जेस विल बी इक्वल इक्वल, और कितने होंगे वो? दैट विल बी Q1 + Q2/2, वेयर Q1 इज इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर एंड Q2 इज इनिशियल चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर। क्या इसको आप मेथड से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर लोगे मेथड से प्रूव। इनिशियल चार्ज सिस्टम का बोलो कितना होगा? 3Q - Q दैट विल बी 2Q। फाइनल चार्ज बोलो, अब कितनी बार कर चुके हम लोग। मान लो इस पे Q1 आ गया, इस पे Q2, तो दैट विल बी Q1 + Q2, पर फाइनली होगा क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम। सो KQ1/R इज इक्वल टू KQ2/R, R मतलब होने क्या वाला है? ये बुक्स में, बहुत बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली याद करना चाहो कर लेना, पर रट्टा मत मारना कि हर बार यही होगा, ऐसा नहीं। तो होने क्या वाला है कि जब भी आप दो ऐसे स्फीयर्स को आपस में टच करवाते हैं विच आर हैविंग सेम रेडियस, विच आर हैविंग सेम साइज, तब फाइनली दोनों पे चार्जेस सेम आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट यूज करना है कि फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल। सो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? K इंटू पहले का फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस शुड बी इक्वल टू K इंटू दूसरे का फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो KR तो दोनों साइड कैंसिल, तो दोनों के फाइनल चार्ज क्या होंगे? सेम, ठीक। और क्योंकि वो इनिशियल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज
सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ऑब्वियसली दोनों पे चार्जेस सेम आएंगे और कितने आएंगे, इनिशियल चार्जेस का जो सम होगा डिवाइड बाय 2। कर लोगे आगे? सो कितना हो गया ये 2q1, क्योंकि q1 q2 सेम आए, तो 2q1 इज इक्वल टू 2q, सो q1 आ जाएगा आपका कैपिटल Q। वही तो किया हमने। तो कंसेप्ट क्या ध्यान देना, वेन एवर लिखना चाहो लिख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली यूज करना है। वेन एवर टू स्फीयर्स of same size are touched with each other and separated, then final charges on both will be equal and और होगा कितना Q1 plus Q2 by 2। सीधा याद रख सकते हो, Q1 is initial charge on first sphere and Q2 is initial charge on second sphere। समझ में आ गया? Q1 is initial charge on first sphere and Q2 is initial charge on second sphere। पर ये तभी होगा जब दोनों के साइज सेम होंगे, ध्यान देना। ठीक, तो मेरे तसल्ली के लिए क्वेश्चन कर दो। कंसेप्ट एक ही है बार बार, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, उतना आता ही होगा सबको। और एक स्फीयर के पोटेंशियल लिखने का मतलब है आप उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट का लिख रहे हैं, तो सीधा क्या होगा k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r, हैविंग इनिशियल चार्ज सपोज 3q। ये एक और स्फीयर है ऑफ रेडियस r। अब एक चीज ध्यान देना, दोनों पे अब फाइनल चार्ज सेम नहीं आएंगे, ठीक है? तो रट्टा इसी का मारना है, सिर्फ जब दोनों के साइज सेम होंगे तभी फाइनल चार्जेस सेम आएंगे दोनों पे। और कितने आएंगे, इनिशियल जो दोनों पे चार्जेस होंगे उनका सम डिवाइड बाय 2, और साइन के साथ लेना है, नेगेटिव होगा कोई तो नेगेटिव लेना है। ठीक, इस पे चार्ज था सपोज कितना ले -q, चलो ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स। कंसेप्ट क्लियर है एकदम? सोल्व करो। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स। टच करवाओ या वायर से कनेक्ट करवाओ, एक ही बात है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो फाइनल चार्जेस हमको निकालने हैं, तो मान लो फाइनली इस 2r वाले पे चार्ज हो गया q1, q डैश जो भी आपको मानना है, और इस r वाले पे हो गया q2 या q डबल डैश, जो आपका मन करे वो। मुझे q1 q2 निकालने हैं बेसिकली। तो सीधा रट्टा मत मारना, बहुत बुक में डायरेक्टली बोला है कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, पर वो एक ही केस में, एक सिंगल केस में। कब? जब दोनों के साइज सेम होंगे। यहाँ साइजेस सेम नहीं है, तो आधे लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 3Q माइनस Q 2Q डिवाइडेड बाई 2, तो Q इस पे Q इस पे। पर एक बार चेक भी कर लेना, Q इस पे लेके करोगे ना, फाइनल पोटेंशियल सेम ही नहीं आएगा। पर कंसेप्ट तो वही है हमारा, फाइनल पोटेंशियल शुड बी सेम। अच्छा ये हो गया, चलो करें स्टार्ट। तो मेथड क्या है, एक मेथड मैंने सिखाया था, Q चार्ज यहाँ से भेज दो, तो इस पे हो जाएगा कितना 3Q माइनस Q, और इसमें ऐड हो जाएगा तो -Q प्लस Q। वैसे उसी से करते हैं। तो मान लो ये Q हो गया, ठीक, और ये कितना, तो Q यहाँ से यहाँ पे गया, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो गया 3Q माइनस Q बराबर। और इसमें ऐड हुआ तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो गया, -Q पहले से ही था प्लस Q। ठीक, क्या फाइनली दोनों के पोटेंशियल सेम होने चाहिए? तो एक लाइन में आंसर आ गया। तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा बोलो, k इंटू फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट विल बी 2r। दैट शुड बी इक्वल टू इसका k इंटू फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस r, r r k k। so 3Q minus Q will be minus 2Q plus 2Q, so 5Q will be 3Q, so Q will be 5Q by 3। ठीक है, तो कितना चार्ज चला गया 5Q by 3, कर दो माइनस, तो 3Q माइनस 5Q by 3 9 5, आता है ना इतना मैथ, सो दैट विल बी 4Q by 3। तो जिसका आगे अच्छी बात है, तो इस पे फाइनल चार्ज विल बी 4Q by 3, और इस पे होगा -Q प्लस 5Q by 3, दैट विल बी 2Q by 3। ठीक, दो चीजों से चेक कर लेना, ये आंसर आ गया। अब चेक करने का तरीका क्या है, दो चीजों चेक करना, सिस्टम पे चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल चार्ज सिस्टम पे कितना है 2Q, फाइनल कितना है 6Q by 3 2Q, एक तो ये चेक हो गया। दूसरा, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक,
अब वो चेक करते हैं। सो k इंटू 4q/3 डिवाइडेड बाई 2r, 2 से एक गायब तो वो आएगा 2kq/3, अपनी नोटबुक में कर लेना और चेक करना, ये भी वही आएगा। तो दो चीजें हमेशा चेक करना, क्या चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, और सिस्टम का, इंडिविजुअल का नहीं, इंडिविजुअल पे चेंज होगा, चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। और सेकंड पॉइंट आपको चेक करना है, फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ शुड बी सेम। तो अब समझ में आ रहा है रट्टा क्यों नहीं मारना है? मैंने बोला था कि रट्टा नहीं मारना उसका। रट्टा तभी मारना है कि जब दोनों के साइजेस सेम होंगे, तब चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फाइनली इक्वल चार्जेस दोनों पे आएंगे। और कितने आएंगे? इनिशियल चार्जेस का सम करो डिवाइड बाय 2 करो। पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कंसेप्ट एक ही है, बार बार उसी से करना है। आगे समझ? अब चलो, अब इसके जितने भी सवाल आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सब हो जाएंगे। अब चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नीट वाले अगर नहीं भी करेंगे चलेगा, पर उनके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वो भी ध्यान दें इस पे। पर नीट में आज तक क्वेश्चन आया नहीं है इसका। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग लास्ट टॉपिक है, लगभग एक टॉपिक और बचता है। आज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कल तो पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है, मतलब किसी भी चीज को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपस में टच करते हैं तब क्या मतलब होता है, समझ में आ गया? आपस में टच करने का मतलब फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम होने वाला है। या आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाओगे तब भी फाइनल पोटेंशियल क्या होने वाला है आपका? सेम होने वाला है। ठीक, अच्छा अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है? तो बेसिकली अब ध्यान दो, तो अर्थ क्या है? अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्यों? क्योंकि अर्थ की रेडियस देखो कितनी बड़ी होती है, 6400 किलोमीटर, पता होगा सबको। तो अर्थ को क्या कंसीडर किया जाता है? अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, हैविंग एक्सेस चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज है उसके पास। मतलब अगर आप किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करवाओ और दोनों के बीच में चार्जेस फ्लो हो, चाहे अर्थ बॉडी से अर्थ में जाए या अर्थ से बॉडी में जाए, कैसे भी जाए, तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा चार्जेस है। तो थोड़ा बहुत चार्ज उसमें अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो भी गया तो उसके चार्जेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ वेरी लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग एक्सेस चार्जेस, एक्सेस चार्ज है उसके पास। ठीक है, और जिसका खुद का पोटेंशियल, तो अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेंगे रेफरेंस के लिए, ध्यान देना, दैट विल बी के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। और क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी होती है तो इसलिए हम ये जो पोटेंशियल लेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे। ठीक है, मतलब अर्थिंग का कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी भी बॉडी को की अर्थिंग करवाते हैं, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी भी बॉडी की अर्थिंग करवाते हैं, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट करवाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस बॉडी का, दोनों में कनेक्शन हुआ। और मैंने अभी अभी टॉपिक में पढ़ा कि कनेक्शन जब भी होता है, ठीक है, जब भी दो बॉडीज को कनेक्ट करवाओगे, दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, बराबर। और जब भी आप किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करवाओगे, क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल हम क्या कंसिडर करते हैं? 0, तो उस बॉडी का भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, सो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज, अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है आपको डायरेक्टली यूज करना है। कंसेप्ट इज वेन एवर अ बॉडी is earthed, then final potential of the body becomes 0। तो बॉडी का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अर्थ के साथ कांटेक्ट करवा दिया, और क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल हम रेफरेंस के लिए क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो उस बॉडी का भी कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि कांटेक्ट का कंसेप्ट ही क्या है? दो बॉडीज कांटेक्ट में, मतलब दोनों के पोटेंशियल फाइनली सेम होने वाले हैं। तो अगर अर्थ के कांटेक्ट में कोई बॉडी है, ठीक है, तो क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल हम रेफरेंस के लिए 0 लेते हैं, तो बॉडी का भी कितना हो जाएगा? 0। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, स्पेशली एडवांस और मेंस में। मेंस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? वेन एवर अ बॉडी इज अर्थ, देन फाइनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बिकम्स 0। ठीक है,
अब अर्थिंग को हम डिनोट कैसे करेंगे, सिंबल कैसा है ध्यान देना। सपोज ये कोई स्फीयर है, ठीक, ये होता है अर्थिंग का सिंबल। अब बार बार अर्थ बनाने थोड़ी ना बैठेंगे, ये होता है आपका अर्थिंग का सिंबल, ठीक है। अगर ये ऐसा कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आप इसका मतलब क्या है, आपने क्या करवाई है, इसकी अर्थिंग करवाई है। तो अर्थिंग का मतलब क्या है, इस पे फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, जीरो। तो क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान दो, क्वेश्चन आता है बताओ अर्थ से कितना चार्ज उसमें गया, ठीक है, स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना आ गया अर्थिंग करवाने के बाद, तो वो सब क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या वो समझ में आ गया। अच्छा, तो टचिंग का कंसेप्ट जो आज हमने पढ़ा वो क्या है, ध्यान से समझना। टचिंग का मतलब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल चार्जेस, इनिशियल कुछ भी चार्जेस हो दोनों बॉडीज पे, फाइनल चार्जेस जो होंगे वो ऐसे आएंगे ताकि दोनों के फाइनल पोटेंशियल सेम हो। ये कंसेप्ट होता है आपका किसका, टच करवाने का या वायर से कनेक्ट करवाने का, ठीक। उसी पे बेस्ड हमारा अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी स्फीयर को आप अर्थ से कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ से कनेक्ट करवाने का मतलब क्या है, क्योंकि अर्थ हमारा एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, तो उसका हम जो पोटेंशियल लेते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है, वो हम क्या लेते हैं, जीरो। तो अगर हम किसी भी बॉडी की अर्थिंग करवाते हैं तो क्योंकि अर्थ का खुद का पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया जाता है, तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों को आपस में टच कर, मतलब आपस में कांटेक्ट में रखा है आपने, ठीक है। और कांटेक्ट में जब भी दो बॉडीज होती हैं तो चार्जेस तब तक फ्लो होते हैं जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। तो अर्थिंग का कंसेप्ट क्या समझ में आ गया। सो वेन एवर अ बॉडी इज अर्थ देन द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, सिंपल। तो न्यूमेरिकल सोल्विंग में आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, एडवांस और मेंस वाले बच्चों को स्पेशली। वो क्या है दो कंसेप्ट, पहला, जब भी आप दो स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करवाओगे दोनों के फाइनल पोटेंशियल सेम होंगे, पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2, जब भी आप किसी भी स्फीयर को, किसी भी शेल को, किसी भी कंडक्टर को अर्थ करवाओगे तो उस कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत मुश्किल नहीं आते, शेल्स हैं, ध्यान देना, शेल्स। शेल का मतलब पता है ना, कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक। ये है रेडियस छोटा ए, ये है रेडियस बी, इस पे आपने चार्ज दिया +2Q, किधर जाता पता है ना, सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे, और इनर को आपने अर्थ करवा दिया, ठीक है। फाइंड द फाइनल चार्ज। अब क्वेश्चन सीख लो कैसे करना, और स्पेशली मेंस एडवांस वाले, नीट में तो आज तक कभी आया ही नहीं है ये। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन इनर शेल, दो शेल दिख रही हैं आपको, आउटर और इनर। आउटर को अगर आपने +2Q चार्ज दिया, ठीक, और इनर को अर्थ करवा दिया, तो इनर पे फाइनल चार्ज बताओ कितना होगा, ठीक। कंसेप्ट क्या, ध्यान में एकदम एकदम क्लियर रखो माइंड में, करें। जिसको समझ में आ गया कंसेप्ट वो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कंसेप्ट क्या है, नाम देते हैं चलो, इसका ए, इसका बी। ए को अर्थ करवाया है तो मतलब उसका खुद का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, फाइनल जीरो, ठीक। अच्छा, अब अर्थिंग करवाने से मान लो इस पे कितना चार्ज आ गया, QE, क्योंकि चार्जेस फ्लो होंगे, कितना चार्ज आ गया, QE, तो वही QE मुझे निकालना है, ठीक। अच्छा, अब ए का खुद का पोटेंशियल लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ड्यान से मेरी बात। ए का पोटेंशियल दो वजह से होगा, यही आपको इंपॉर्टेंट सीखना है। ए का पोटेंशियल दो वजह से होगा, पहला ड्यू टू QE, खुद पे जो चार्ज है ऑब्वियसली, और दूसरा बाहर वाले पे जो चार्ज है ड्यू टू 2Q। अब ध्यान से, अब अगले 10-15 मिनट सिर्फ ध्यान से बोर्ड पे देखो, भले ही आपको एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट देना पड़े पर अच्छे समझो, क्योंकि स्पेशली एडवांस और मेंस में तो मतलब इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना, दो शेल है मेरे पास A और B, ठीक। B को मैंने चार्ज दिया 2Q, रेडियस वेडियस सब दिया हुआ है। A को मैंने अर्थ करवाया, तो क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द इनर शेल। इनर शेल जो A है उस पे फाइनल चार्ज बताओ कितना होगा। तो मैंने मान लिया अपने मन से कि QE उस पे फाइनल चार्ज आ गया। और चार्ज क्यों आएगा, आधे बोलेंगे सर चार्ज क्यों आएगा, ये तो 2Q आपने दिया, ये तो इसके सरफेस पे आ गया,
ठीक है, और ये शेल है, कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ मटेरियल नहीं है, ध्यान देना। कल जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो एक कंडक्टर था हैविंग इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2, ये शेल्स हैं तुम्हारी, कंसेंट्रिक शेल्स। ठीक, अब ध्यान से सुनना। तो 2q जो हमने b को दिया वो तो चलो उसके सरफेस पे आ गया, तो प्रॉपर्टी है आपकी। अब a पे QE चार्ज आया कहां से? क्या उसको आपने अर्थ से कनेक्ट करवाया? और अर्थ जो है वो एक रिसोर्स है चार्जेस का, बहुत सारे चार्ज हैं अर्थ के पास, ठीक है। तो आदान प्रदान अपने आप हो जाएगा जब तुम अर्थ से कनेक्ट करवाओगे, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं है कि QE कहाँ से आया, वो ऑब्वियसली अर्थ से कनेक्ट करवाया तो वहां से आया। ठीक, अब वो क्वेश्चन वही है, वो QE निकालो कितना होगा। तो अब ध्यान से कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने ए को अर्थिंग करवाई है, ए की, तो अर्थिंग करवाने से क्या होगा, ए का खुद का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, 0। बराबर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी चीज, ए का पोटेंशियल चलो 0 हो गया, मान लिया। अब ए का पोटेंशियल होगा किस किस की वजह से? ऑब्वियसली, अब मैंने अभी अभी बताया था 10 मिनट पहले कि ए का पोटेंशियल लिखने का मतलब, शेल का पोटेंशियल लिखने का मतलब उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं, सीधा ये याद रखो। अब बार बार कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी शेल के पोटेंशियल का मतलब होता है, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर हम पकड़ें उसका पोटेंशियल। अब वो किसकी वजह से हो सकता है? जितने चार्जेस सिस्टम में सबकी वजह से हो सकता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, तो ए का मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो ए का पोटेंशियल दो कारणों से होगा। एक तो ड्यू टू क्यूई, खुद पे चार्जेस की वजह से। दूसरा इसकी वजह, ऑब्वियसली इसकी वजह से भी तो ए पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, ड्यू टू क्यूई एंड ड्यू टू 2q। लिखे बराबर? अब चलो, क्यूई की वजह से, खुद पे चार्ज की वजह से, क्या, k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट इज a। अरे आया। अच्छा, ड्यू टू 2q, ड्यू टू 2q। अब ध्यान से सुनना, बादों को इसी में गलती होगी। 2q, अब 2q की वजह से a पे पोटेंशियल, क्या ये एक शेल है? क्या शेल का a जो है, मतलब आप सरफेस के पॉइंट पे लिख रहे हैं ना, तो a जो है क्या वो इंटरनल पॉइंट हो गया, है ना। मान लो आप इस पॉइंट पे लिखना चाहते हैं, तो a पे खुद a पे चार्ज की वजह से तो आपने लिख लिया k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस, पढ़ चुके हैं ना स्फीयर्स में। तो b की वजह से क्या होगा, क्या b का ये इंटरनल पॉइंट है? और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, किसी भी शेल की वजह से, होलो पढ़े हो ना, होलो स्फीयर, किसी भी शेल की वजह से अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, k इंटू खुद का चार्ज डिवाइडेड बाय खुद की रेडियस, पता है ना। सो k इंटू 2q डिवाइडेड बाय खुद की रेडियस, दैट इज b। a नहीं आएगा इस बार, b आएगा। अरे याद है, हमने एक होलोस्फीयर पढ़ा था, एक q चार्ज है, तो अंदर पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज k q बाय रेडियस, वही तो हमने यूज किया। क्या हम a का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो b के अंदर है ना वो, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, k इंटू खुद का चार्ज डिवाइडेड बाय खुद की रेडियस। क्या ये फाइनल पोटेंशियल है? क्या दोनों का सम 0 होना चाहिए? सो k इंटू क्यू ई बाय ए प्लस k इंटू 2q बाय बी, दैट शुड बी 0। k सो q ही उसने मांगा था, दैट इज माइनस 2q a बाय बी, दैट इज द चार्ज ऑन द शेल a। तो शेल a पे कितना चार्ज आ जाएगा अर्थिंग की वजह से, माइनस 2q a बाय बी। माइनस का मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें गए हैं ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाए। सो माइनस 2qa डिवाइडेड बाय बी। सीख गए सब लोग? अभी और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से सीख जाओगे। क्या किया, कंसेप्ट समझ में आ गया? तो तीन चीजें ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको वो बार बार लिखनी ही पड़ेंगी। किसी भी शेल का आपको पोटेंशियल लिखना ही पड़ेगा ऐसे न्यूमेरिकल्स में, जब भी आप अर्थिंग करवाओगे या वायर से कनेक्ट करवाओगे, कैसे भी। तो किसी भी शेल का पोटेंशियल आपको लिखना कैसे है वो दिमाग में बिठा लो। तीन चीजों से आपको पोटेंशियल लिखना पूछ सकता है वो। पहला, किसी भी शेल के बाहर वो शेल होगी, जैसे ये तीन ले लेते हैं इस बार, सुनना आप ध्यान से, ए बी सी, R1 R2 और R3। बी का पोटेंशियल लिखो। अब सुनना बहुत ध्यान से, कैसे लिखते हैं, तीन चीजें मैं एक ही में बता रहा हूं। बी का पोटेंशियल तीन कारणों से होगा। बी पे खुद पे चार्ज की वजह से, सी पे अगर चार्ज है उसकी वजह से, ए पे अगर चार्ज है उसकी वजह से। बराबर? बी पे खुद की वजह से क्या होगा, बी का पोटेंशियल लिखने का मतलब वो समझ गए ना, इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट का लिख रहे हो। तो बी पे खुद पे चार्ज की वजह से कितना होगा,
k इंटू बी का चार्ज डिवाइडेड बाय बी की रेडियस। ऑब्वियसली c की वजह से क्या होगा, c का क्या कौन सा पॉइंट है वो इंटरनल, और इंटरनल पे क्या होता है पोटेंशियल, k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय खुद की रेडियस, खुद की रेडियस मतलब r3 आएगी उसमें। ठीक, ए का कौन सा पॉइंट है वो, ए शेल की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा बी पे, तो ए का कौन सा पॉइंट है, बिल्कुल एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल में डिस्टेंस लगता है ना कि रेडियस। यही तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। खुद पे चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल लिखना है तो के इंटू खुद का चार्ज बाय खुद की रेडियस, बाहर के किसी भी शेल की वजह से लिखना है क्योंकि उस शेल का ये इंटरनल पॉइंट होगा तो के इंटू उसका चार्ज डिवाइड बाय उसकी रेडियस। आता है ना कंसेप्ट एकदम। और अंदर के किसी शेल की वजह से लिखना है तो अंदर के शेल का ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल पे पोटेंशियल होता है के इंटू अंदर वाली शेल का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ना कि रेडियस, ये ध्यान देना। तो कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ए का समझना ही है, वो होगा के इंटू ए का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि हम सरफेस के पॉइंट का लिख रहे हैं तो यहां से डिस्टेंस दैट विल बी r2। ठीक, तो ओवरऑल पोटेंशियल ऑन बी लिख दूं मैं एक साथ, ए की वजह से ये, बी पे खुद की वजह से के इंटू क्यू बी बाय उसकी खुद की रेडियस r2, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके। और सी की वजह से इंटरनल पॉइंट, सो के इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाय इंटरनल पे होती है खुद की रेडियस दैट इज r3। ये होगा पोटेंशियल ऑफ बी। अरे आया पक्का, चलो तो फिर अगर आ गया है तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल्स कैसे लिखेंगे, सिर्फ यही सीखते हैं अभी अगले 2-3 मिनट, क्योंकि एक डायरेक्ट काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये एक शेल, ये दूसरी शेल, कंसेंट्रिक शेल्स ही आती है इसमें, ये तीसरी शेल, ये रेडियस r1, दिस इज योर r2 एंड दिस इज r3। इस पे आपने चार्ज दिया QA, QB, QC, तीनों का पोटेंशियल लिखो, ABC तीनों का। अर्थिंग वर्थिंग करेंगे या नहीं वो बात की बात है, अभी सिर्फ ये सीखो। चलो सबसे पहले ए का लिखते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए, क्या तीन कारणों से, खुद पे चार्ज की वजह से, बी पे चार्ज की वजह से, सी पे चार्ज की वजह से। एक एक करके आराम से लिखना। खुद पे चार्ज की वजह से बोलो, के इंटू खुद पे चार्ज क्यू ए डिवाइडेड बाय रेडियस अपनी r1। क्या बी का इंटरनल पॉइंट है तो इंटरनल पे क्या होता है, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस r2। सी का भी इंटरनल, सो के इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाय r3 बराबर। बी का पोटेंशियल लिखते हैं हम, ए का खत्म हो गया ना। बी का भी तीन कारणों से, बी पे खुद की वजह से बोलो के क्यू बी बाय r2, सी का इंटरनल के क्यू सी बाय r2, और ए का एक्सटर्नल, सो के क्यू ए बाय डिस्टेंस दैट विल बी r2। दिख रहा है सबको। चलो अब सी का भी बोल दो लगे हाथ, खुद की वजह से के क्यू सी बाय r3। क्या बी का एक्सटर्नल है, सो दैट विल बी के, अब ध्यान से सुनना यहां गलती होगी, बी का एक्सटर्नल है तो के इंटू चार्ज क्यू बी, और एक्सटर्नल पे क्या लगता है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका, सी का सेंटर से मेजर होगा r3। ये समझो। प्लस क्या ए का भी एक्सटर्नल है, सो के इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाय फिर से डिस्टेंस, वो अभी भी कितना आएगा r3। डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द कॉमन सेंटर। ठीक है, तो तीन पॉइंट है ध्यान दो। खुद पे चार्ज की वजह से तो के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, अंदर के शेल की वजह से क्या होगा, क्योंकि अंदर के शेल के लिए वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो के इंटू अंदर की शेल का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, रेडियस नहीं डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द कॉमन सेंटर। ठीक, और बाहर के किसी शेल की वजह से क्या होगा, क्योंकि उसका वो इंटरनल पॉइंट होगा बाहर के शेल के लिए वो, तो बाहर के शेल की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय बाहर के शेल की रेडियस। ये सब हम पढ़ चुके हैं जब हमने होलो स्फीयर्स पढ़े थे, याद आ गया। चलो सीख गए कि नहीं सीखे, चलो तो एक क्वेश्चन कर दो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। अब बचता है आपका छोटे 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 चीजें, ठीक है, वो कल के लेक्चर में, कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में क्या क्या आता है आपका,
ड्रॉप्स का पोटेंशियल निकालना, वो सब, इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, ठीक है, वो सब आता है। उस पर क्वेश्चंस आते नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। हाँ, एक इंपॉर्टेंट आएगा, वो आएगा शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। याद है मैंने कराया था, नॉन कंडक्टिंग शीट मतलब एक लेयर ऑफ चार्ज, उसकी वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक कंडक्टिंग शीट की वजह से, मतलब कंडक्टर की वजह से, वो मैंने निकाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद है कि नहीं? वो डिटेल में हम यूज करेंगे कल। एससी वर्मा में भी क्वेश्चन है इसके, और जेई मेंस और एडवांस तो पूछता ही है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो सीख गए सारे कंसेप्ट, अर्थिंग क्या होती है, ये सब क्या होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो कि अर्थिंग का मतलब क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो जो पूछा होगा वो अपने आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक बार जेई मेंस में। तब तक ये नोट करो हमने क्या किया, पोटेंशियल्स हम कैसे लिख रहे हैं शेल्स के। 3 कारणों से हो सकता है, अंदर के किसी शेल की वजह से, खुद पे चार्ज की वजह से, या बाहर के किसी शेल की वजह से। तो वो कैसे लिखना है वो अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या था, जेई मेंस 18 में आया था, तो ये क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। कल बचता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अर्थिंग के 1-2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। मेंस 18 में आया था, 3 कंसेंट्रिक शेल्स दी हुई हैं उसने, नाम भी दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, और रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और सबसे बड़ी स्मॉल सी। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटीज कितनी है, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा। ठीक है, क्वेश्चन है द पोटेंशियल ऑफ शेल बी इज, शेल बी का पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल ऑफ शेल बी इज, ऑप्शंस आपके सिग्मा के टर्म में, ट्राई करो। ठीक है, करो ट्राई, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद मैं कराता हूँ। तो 3 कंसेंट्रिक शेल्स आर गिवन हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा। मतलब माइनस सिग्मा का मतलब पता है ना, नेगेटिव चार्ज है उस पर। तो मिडल शेल पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस है आपके, ए ऑप्शन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। पेशेंस के साथ करना, आराम से होगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी, सी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी, एंड लास्ट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी प्लस ए। तो 4 ऑप्शंस है, कोई एक सही है, तो पॉज करके ट्राई करो। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर इज सी। ठीक, कैसे, ध्यान से सुनो। बी पे पोटेंशियल बोलो, खुद की वजह से बोलो सबसे पहले, K इंटू खुद का चार्ज बाय रेडियस। अब मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूं, बी ए की वजह से, क्या ए का बाहर का पॉइंट है, सो के क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम कॉमन सेंटर, तो वो भी बी आएगा। ठीक, सी का इंटरनल पॉइंट है, तो उसकी वजह से के इंटू क्यू सी बाय इंटरनल पॉइंट है, तो रेडियस आती है सी। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे डिस्टेंस आएगा, खुद पे खुद की रेडियस आएगी, और बाहर वाले के लिए क्योंकि इंटरनल है तो बाहर वाले की रेडियस आएगी। सिंपल। कहां से आए ये सब, ये नया नहीं है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं होलोस्फीयर में। बाहर के पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सरफेस पे रेडियस, और अंदर भी क्या आती है आपकी, रेडियस आती है, वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलो अब मेरा काम बचा है ए बी सी पे चार्ज लिखना।
लिखना आता है? ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय एरिया, सो क्यू ए बाय एरिया दैट विल बी 4 पाई ए स्क्वायर। सो क्यू ए कितना हो गया बोलो? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बराबर क्यू बी लिख लोगे खुद से, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि उसका माइनस है, कर लोगे। और क्यू सी, सी पे चार्ज, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, सिंपल। डाल दे वैल्यूज, चलो। सो वी बी कितना हो गया बोलो? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में चेंज कर देंगे। क्यू बी, या पहले क्यू ए वाला लिखते हैं, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय बी, और ये वाला हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी, और ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। कॉमन ले लो जो भी आ रहा है, के कॉमन, सिग्मा कॉमन, 4 पाई कॉमन, अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी, सी स्क्वायर बाय सी, दैट विल बी सी, एंड k is 1/4 pi epsilon naught, 4 pi will cancel out, sigma by epsilon naught a square minus b square by b plus c। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, तो ऑप्शन सी कर लोगे। तो अर्थिंग के क्वेश्चन अभी एक ही दो किए हमने, कुछ आगे करेंगे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे शीट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद पीछे का 1-2 टॉपिक बचे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है ना, और एक टॉपिक बचा है बोर्ड के लिए, वेंडी ग्राफ जनरेटर। मतलब छोटे छोटे टॉपिक अब बचते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी हुआ अच्छे से पढ़ लेना। नीट में जनरली नहीं आता है इसका क्वेश्चन, आज तक आया नहीं है, पर टेस्ट सीरीज में आएगा तो छोड़ना नहीं है। क्या किया, कैसे किया वो समझो, कंसेप्ट क्या है वो समझो, तब भी कोई डाउट आता है तो उसको पूछो, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। अब चैप्टर कंप्लीशन पे आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, और फिर कल 28-30 से स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर करेंगे, इसके बाद भी कैपेसिटर कर सकते थे, पर पहले करंट करते हैं क्योंकि उसी से हम कैपेसिटर कर सकते हैं, ठीक है। चलो।